नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो यूनिट पढ़ी थी वो थर्ड यूनिट थी। ठीक है, थर्ड यूनिट में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व की जा चुकी है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट हमें इंकरेज भी करते हैं और हमें अपने आप को बदलने के लिए अगर कोई गलती है उसमें तो भी हमें बाध्य करते हैं कि हम एक सही डायरेक्शन में चले। तो आपका कमेंट काफ़ी नेसेसरी है, मैं हर बार ये बात कहता हूँ। ठीक है, आज हम लोग फोर्थ यूनिट पे चलेंगे। फोर्थ यूनिट में क्या है, ट्रांसफार्मर के अलावा इलेक्ट्रिक मशीन्स की बात की गई है। इसमें मशीन के कहने का मेरा मतलब ये है वो चीज़ जिसका कोई एक पार्ट मूव करता हो उसे मशीन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या था, वो एक अलग ही प्रकार था, उसमें कोई पार्ट मूव नहीं करता था। बट मशीन में क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्ट आपका मूव करता ही है। इस यूनिट में आपके जो टॉपिक होंगे वो होंगे, देखिए इस यूनिट के आपके टॉपिक हैं, पहला तो होगा आपका डीसी मशीन, दूसरा होगा आपका थ्री फेस एसी मशीन जिसमें मेनली इंडक्शन मशीन होगा, थर्ड होगा सिंगल फेज एसी मशीन जिसमें मेनली सिंगल फेज इंडक्शन मशीन ही होगा, और फोर्थ होगा आपका सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, एक्चुअली क्या है, कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। मैंने कमेंट में, जिस दिन मैंने कमेंट किया कि हाँ आज से वीडियो रेगुलर होगी, उसी दिन ये प्रॉब्लम हो गई। तो कोशिश कर सकता है इंसान, वादा नहीं कर सकता, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब पर डे एक वीडियो आएगी उसकी। ठीक है, आप लोग इसके लिए रिलैक्स रहिए, तैयारी जोर शोर से कीजिए, जरूरत पड़ेगी तो एक ही दिन में दो वीडियो डाला जाएगा। बट आपके पेपर के पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश ही सफल होती है, वादा किया था वो तो कहाँ पूरा हो पाया, कि आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दो। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है डीसी मशीन। ठीक है, ये सारी चीजें इसके बाद आएंगी, इसी ऑर्डर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम आपको आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, ओनली एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी आपको यूट्यूब लेक्चर मिलेंगे उसमें काफी ज्यादा डेटा है, वो आपके लिए फिलहाल इस सेमेस्टर एग्जाम के लिए नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, बेसिक भी है और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए नेसेसरी है। तो प्लीज गो थ्रू विद यूनिवर्सिटी एकेडमी। दिस इज विकास कुमार सिंह। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए डीसी मशीन के लिखने का शॉर्ट फॉर्म। मशीन के मेनली दो पार्ट होते हैं। अब डीसी है, एक होता है जनरेटर और एक होता है मोटर। मशीन के दो पार्ट होते हैं, जनरेटर और मोटर। ठीक है, और जनरेटर और मोटर के काम करने का क्या स्टाइल होता यह है कि मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, दिख रहा है, और मैग्नेटिज्म है। अब देखो, इन सबको ऐसे गोल गोल बना लेते हैं, समझने में दिक्कत नहीं होगी। जब एनर्जी का फ्लो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता है वाया मैग्नेटिज्म, तो जो चीज बन के निकलती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट है आपका, मैकेनिकल आउटपुट है आपका, और मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी फ्लक्स वगैरह कट कर रहे हैं, जो सारी प्रोसेस अंदर चलती है उसको मैग्नेटिज्म से डिनोट कर रहे हैं। तो आपका क्या निकल कर आता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट है, मैकेनिकल आउटपुट है, तो ये आपका बनता है मोटर। ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, बस एक हल्का सा प्रीव्यू दे रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल इनपुट है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, मैकेनिकल इनपुट है, इलेक्ट्रिकल आपका आउटपुट है, तो जो चीज बन के निकलती है वो होती है जनरेटर। आई डोंट थिंक ये रिक्वायर्ड था, बट स्टिल कि पता होना चाहिए। हम लोग अभी भी वीडियो बनाते हैं तो एक बेसिक लेवल से बनाना शुरू करते हैं, जिससे कि हर एक लोगों को ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो यही डीसी मशीन है, ये पूरा जो प्रोसेस है मोटर का और जनरेटर का, यही सेम प्रिंसिपल काम करते हैं। ये तीन ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं पे पूरी पूरी मशीन चलती है।
डीसी मशीन। ठीक है, अगर हम डीसी मशीन में डीसी जनरेटर की बात करते हैं, चलिए डीसी जनरेटर पकड़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर जब मैं कंस्ट्रक्शन बताऊंगा आपको डीसी मशीन का, तो डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों के लिए सेम होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर आपके पेपर में कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर पूछे या कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर पूछे या कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन पूछे, तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर देना है जो आपको आज यहां बताया जाएगा। ठीक है, देखो हम बात करते हैं डीसी जनरेटर की। डीसी जनरेटर, दिस इज द मशीन whose input is in mechanical form and output is in electrical form। ठीक है, वह होता है आपका डीसी जनरेटर। ठीक है, ये क्या होता है डीसी जनरेटर, किस पे काम करता है, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे काम करता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे डीसी जनरेटर काम करता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड का दाहिने हाथ का नियम यानी क्या है, कुछ इस तरह से, ये उंगली है, ये मिडिल फिंगर है, ये अंगूठा है। मुझे मेरी आर्ट से जज मत करना, फिर से कह रहा हूं, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है। ये फोर्थ फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है। आपको एक टर्म याद कराया था, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेम चीज है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी जिस तरह फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, डायरेक्शन ऑफ करंट I। फ्लेमिंग की दाहिने हाथ का नियम, इसी पे काम करता है आपका डीसी जनरेटर। बात समझ में आ गई, डीसी जनरेटर इसी पे काम करता है। डीसी मोटर किस पे काम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे। जब मोटर पर चलेंगे तो मोटर की बात करेंगे। ठीक है, डीसी जनरेटर के बारे में एक हल्का फुल्का आइडिया लग गया था। एक चीज हम आपको और बताते हैं, देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ था तो स्टार्टिंग में जो हमें एनर्जी मिली थी एसी मिली थी, फिर डीसी में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन जब मशीन का विकास हुआ था तो स्टार्टिंग में जो मशीन बनी थी वो डीसी में बनी थी पहले, फिर एसी में बनी थी। हमेशा जो बाद में चीजें बनती हैं वो ज्यादा यूज होती हैं और ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, एडवांस होती हैं। तो जाहिर सी बात है डीसी की जो करंट होती है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है एसी से। इसी तरह से जो एसी की मशीन होती है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है डीसी से। इसके बावजूद डीसी की अपनी एक लेगेसी है जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर इसका कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं है। सिमिलरली एसी की अपनी एक लेगेसी है, जहां एसी यूज किया जाता है, जहां डीसी सेट नहीं हो सकता। कुछ जगहों पे दोनों काम करते हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे एसी बेस्ट है, किसी किसी जगह पे डीसी बेस्ट है। मोस्टली एसी यूज किया जाता है, कुछ जगहों पे डीसी यूज किया जाता है। जैसे कि कहां पर, अगर हमें कांस्टेंट सप्लाई चाहिए प्रॉपर वे में तो हम हमेशा एसी मशीन यूज करेंगे, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, एसी मशीन यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें वोल्टेज में, टॉर्क में, इन सब में रेगुलेशन चाहिए, यानी हम स्पीड रेगुलेट करना चाहते हैं, हम वोल्टेज को रेगुलेट करना चाहते हैं, आउटपुट वैल्यू को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, रेगुलेशन अगर हमें चाहिए तो हम डीसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमसे कोई सीधे शब्दों में पूछे कि अगर मोटर के टर्म में बात की जाए तो कांस्टेंट स्पीड मोटर के लिए हमें कौन सी मशीन लगानी चाहिए, इंडक्शन मोटर या फिर डीसी मोटर, तो कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है, मतलब क्या लगाना चाहिए, इंडक्शन मोटर। अगर तुमसे कोई पूछे कि एक ऐसी मशीन चाहिए जहां हम टॉर्क को बढ़ा सकें, ऐसा मोटर जहां टॉर्क को घटा बढ़ा सके, तो कौन सी मोटर लगानी चाहिए, डीसी मोटर कि इंडक्शन मोटर, वहां पर होगी डीसी मोटर। क्लियर? ठीक है, तो ये एक हल्का फुल्का ब्रीफ आइडिया मिल गया आपको डीसी मशीन का। डीसी मशीन के दो पार्ट होते हैं, जनरेटर होता है, मोटर होता है। ठीक है, हम फिलहाल जनरेटर को पकड़ के बता रहे हैं। हम जो कंस्ट्रक्शन बताएंगे वो मोटर का, जनरेटर का या मशीन का किसी भी टर्म में क्वेश्चन आए वही बात होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन।
ठीक, ये आपका रोटर है। ये डीसी मशीन के पोल्स हैं। पोल शू यानी सींग की तरह निकले रहते हैं, ये ऐसे। इसको अगर नॉर्थ बोला उसको साउथ बोल दो, इसको नॉर्थ बोला उसको साउथ बोल दो। और नंबर ऑफ पोल्स हमेशा इवन नंबर में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो चुंबक होता है उसके जो ध्रुव होते हैं यानी पोल होते हैं वो हमेशा इवन नंबर में होते हैं, 2 ही होते हैं। तो जो भी होगा नंबर ऑफ पोल्स वो इवन नंबर में होगा, 2 के मल्टीपल में। इसके अंदर क्या करते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। कर दो भैया वाइंडिंग। ये तो देख के आप समझ ही गए होंगे कि रोटर का जो कोर होता है ना वो खांचे नुमा होता है। ऐसे पकड़ के सिर्फ निकालिए ऐसे सिलेंडर जैसा, उसमें से खांचे बने होते हैं। उस खांचे के अंदर वाइंडिंग होती है। ये वाइंडिंग वायर से नहीं होती, स्ट्रिप्स से होती है, पतली पतली स्ट्रिप्स। जैसे 2 उसके बीच में खांचे बने हैं, ऐसे देखिए 2 है, ऐसे 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 ऐसे, तो बीच में एक स्ट्रिप डाल दी गई पूरी एक। ठीक है, तो वही वो स्ट्रिप जो होती है जो रोटर के जो आपकी वाइंडिंग होती है उनको शॉर्ट करने से बचाती है। जैसे मान लो एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग है, बीच में क्या है, ये है, तो ये क्या कर रही है, शॉर्ट करने से बचा रही है इन दोनों को। हालांकि इतना चौड़ा नहीं होता, बहुत पतला होता है, बट तुमको समझाने के लिए चौड़ा बनाया गया है। ठीक है, तो रोटर की वाइंडिंग बना देते हैं। इसी डायग्राम पे पूरी कहानी चलेगी। ठीक है, और स्टेटर की वाइंडिंग वायर से होती है। ये आपस में लिंक्ड होती है। रोटर जो होता है वो कास्ट आयरन और स्टील का बनाया जाता है, सिमिलरली आपका स्टेटर भी उसी का बनाया जाता है। और वाइंडिंग जो होती है वो कॉपर की रखी जाती है। ठीक है, चाहे स्ट्रिप वाली वाइंडिंग चाहे वायर वाली वाइंडिंग हो। ठीक है, वायर वाली कहाँ यूज करते हैं, स्टेटर में। स्ट्रिप टाइप वाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं, रोटर में। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ये फ्लक्स, हालांकि जो एयर गैप होता है ना बराबर होता है हर जगह। ये एयर गैप है स्टेटर रोटर के बीच का, कहीं ज्यादा दिख रहा है कहीं कम दिख रहा है, ऐसा नहीं होता, बराबर होता है। वो बनाने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से ऐसा हो गया होगा। ठीक है, ये आपका शैफ्ट होता है गोल। ठीक है, इस पे आपका कम्यूटेटर होता है। एक मिनट सही से बना देता हूं। ये आपका शैफ्ट होता है, इस पे कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर चूड़ी नुमा आकार होता है, इस टाइप का होता है। इस टाइप का, तो वो दोनों साइड से चिपका दिया, लगा दिया गया। ठीक है ना। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज वर्किंग एज अ रेक्टिफायर। अब क्योंकि ये एसी को डीसी में मैकेनिकली कन्वर्ट करता है तो इसीलिए इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। अभी सब बताएंगे इसके आगे। ठीक है, ये कम्यूटेटर है आपका। इसी के साथ साथ इसमें आगे लगा दिए जाते हैं ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ठीक है, ये आपका रोटर है, ये आपका स्टेटर है। इसको बोलते हैं योक। अब देखो क्या क्या है, ये है आपका योक, ये है आपका पोल,
ये हैं पोल शू, मैं सींग, पोल की सींग जितनी वैसे पैने निकले हुए हैं। यह है आपका स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। इसे कहते हैं योक, जो आउटर फ्रेम होता है, जैसे कपाल होता है, अंदर भेजा होता है, उसके ऊपर खोपड़ी जिसको बोलते हैं, जो रक्षा करती है, तो मैकेनिकल स्टेबिलिटी देती है और साथ ही साथ पूरे मशीन की रक्षा करती है। ऊपर से लोहे का आवरण होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। ऐसे रख दो, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। और क्या क्या है भैया, देखो ये तुम्हारी स्टेटर वाइंडिंग हो गई, ये है तुम्हारा रोटर, ये है तुम्हारी रोटर वाइंडिंग, ठीक है। ये है तुम्हारा फ्लक्स, फाई से डिनोट करते हैं इसको, तुम्हारा फ्लक्स है, ठीक है। सारी चीजें हो गई, नहीं अभी सारी चीजें कहां हैं। ये है तुम्हारा शैफ्ट, ये है तुम्हारा क्या है, कम्यूटेटर, ये है तुम्हारे ब्रशेस, कार्बन, ब्रशेस। बात समझ में आ रही है। एक चीज और याद रखना, स्टेटर को हम लोग, ठीक है, स्टेटर का जो सिस्टम होता है, जो वाइंडिंग होती है, उसको फील्ड सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, वो सिस्टम जहां पर जो फ्लक्स जनरेट होती है, जो हमें जरूरी है, किस चीज के लिए जरूरी, मोटर के एक्शन के लिए, जो फ्लक्स जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, कोई भी मशीन हो, कोई भी मोटर हो, जनरेटर हो, इंटरनल पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही काम करता है, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो। उसका नाम डीसी सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि उसका आउटपुट डीसी में निकलता है, और वो भी क्यों निकलता है, क्योंकि यहां पर हमने कम्यूटेटर लगा रखा है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी मशीन है, उसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो जहां पर भी वो सिस्टम जहां पर नेसेसरी फ्लक्स जनरेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं फील्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं, फील्ड सिस्टम। और वो सिस्टम जहां पर हमें प्रॉपर करंट जनरेट होती है या वोल्टेज जनरेट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आर्मेचर, ठीक है। यहां पर आर्मेचर रोटर को बोलते हैं क्योंकि रोटर वैसा हो रहा है, और फ्लक्स जो जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, स्टेटर की वाइंडिंग की वजह से हो रही है, इसीलिए इसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो आपके स्टेटर वाइंडिंग को एक और नाम दिया जाता है फील्ड वाइंडिंग। भैया इंक खत्म हो गई क्या, हटा इसको। फील्ड वाइंडिंग। और रोटर वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। इसी वजह से रोटर को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तो कहीं कहीं पे अगर हम आर्मेचर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कतई कंफ्यूज मत होना, आर्मेचर का मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम रोटर की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके सारी चीजों को हम क्लियर करते जाते हैं। आपको इसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स होगा वो मिल जाएगा, फिलहाल आप सुनते चलिए इसको। ये पोल है, पोल का क्या काम है, साइड से बात है, चुंबक है, पोल है, तो पोल नंबर ऑफ पोल्स इवन नंबर में होंगे, जैसे डिस्कस किया जा चुका है। तो जो भी पोल होगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे ही होगा, ठीक है। कभी इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर में नहीं हो सकता, क्लियर, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इसीलिए परमानेंट तो ये मैग्नेट है नहीं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में प्रॉपर्टी लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक वायर से उसको हम लोग कुंडली जैसा घेरेंगे, उसमें करंट का फ्लो कराएंगे, जिससे फ्लक्स जनरेट होगा, जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, और जब हम उसको बंद कर देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हम लोग चाहें तो डीसी मशीन में परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज क्यों करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को कम करेंगे तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, बढ़ा देंगे बढ़ जाएगी, बंद कर देंगे बंद हो जाएगी। मैग्नेट में कुछ नहीं कर पाओगे, मैग्नेट तो फिर मैग्नेट कहीं लगा दो चुंबक खींचेगा ही अपना वो, तो एक बार स्टार्ट होगा तो फिर बंद कैसे करोगे, तोड़ो क्या मशीन को,
ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। सीधी सादी भाषा में कहा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। हमने क्या किया, इसमें वायर चारों तरफ लगा दिए। ठीक है, फ्लक्स जनरेट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट के, जो हम लोग प्रिंसिपल जानते हैं। फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स ने कट किया रोटर को। ठीक है, रोटर में ईएमएफ जनरेट हुई, क्योंकि रोटर शॉर्ट सर्किटेड था इसीलिए इसमें करंट जनरेट हुआ। अब वो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से आता है। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रोटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये सब फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से आता है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर तुम्हारा मान लो फ्लक्स ऊपर से नीचे ऐसे की तरफ चल रहा है, ये देखो ऐसे, अगर फ्लक्स का तुम्हारा डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, ऐसे एरो ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी फ्लक्स तुम्हारा ऐसे जा रहा है। ये तुम्हारा मान लो ये है, क्या है, पोल है, और ये तुम्हारा रोटर है। इसको बड़े भाषा में समझो। अगर डायरेक्शन फ्लक्स का इस तरफ है, ठीक है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा, एफ बी आई, बी इधर है। ठीक है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और आई करंट क्या है, बाहर की तरफ होगी। फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये इधर की तरफ घूमेगा। किस डायरेक्शन घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर फ्लक्स ऐसे होती, ऊपर की तरफ होती, अगर आपकी फ्लक्स ऐसे होती मान लो, तब क्या होता, एफ बी आई, बी ऊपर की तरफ होता, करंट बाहर की तरफ होता, और ये तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता। ठीक है, और फ्लक्स का डायरेक्शन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सप्लाई बदल के। सप्लाई के फेस को चेंज कर दो, अगर 3 फेज सप्लाई है तो फेस को चेंज कर दो, सिंगल फेज सप्लाई है तो फिर तो भी आप आराम से ड्राइव की सहायता से इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सप्लाई को चेंज करके हम लोग फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं तो हम रोटर की या मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मोटर को क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो उसके लिए सिर्फ सप्लाई की डायरेक्शन बदल दो। सप्लाई बदलने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मेन बात यह है। ठीक है, तो फ्लक्स आई, इसको कट किया। ठीक है, इसकी जो आपका आर्मेचर है यानी रोटर है, इसमें जो वाइंडिंग है वो स्ट्रिप नुमा होती है, क्योंकि आपका जो रोटर होता है वो खांचे जैसा होता है। देखो, खांचे जैसा होता है ऐसे, तो उस खांचे में जो जगह खाली होती है उसमें स्ट्रिप्स डाली जाती हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे स्ट्रिप्स डाली जाती हैं, पतले पतले स्ट्रिप्स डाली जाती हैं। वो स्ट्रिप क्या करती हैं, हमने क्या बोला, इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। अगर पूरी तरह से सर्किट बंद है तो करंट जनरेट होती है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन वगैरह सब फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से आता है, और रोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमती है, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, जैसा कि अभी हमने बात की थी। इस तरह से आपकी मोटर जो है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारी जो डीसी जनरेटर है हमारा, ठीक है, अभी जनरेटर के टर्म में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो डीसी जनरेटर है इसका जो आउटपुट निकलेगा वो इलेक्ट्रिकल में निकलेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब अंदर सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हो रहा है तो आउटपुट भी एसी में आना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी बता चुके हैं थोड़ी देर पहले, आउटपुट एसी में ना आकर आता तो एसी में ही है, मगर मुहाने पे ही, मुंह पे ही लगा हुआ है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर करता ये है, बदमाशी देखना उसकी, ये आपका एसी सप्लाई है, प्लस माइनस। ठीक है, डीसी की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, डीसी होने की 2 कंडीशन होती है और एसी होने की 2 कंडीशन होती है। ठीक है, सबसे पहली और बेसिक कंडीशन एसी क्या होती है, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव सेकंड हाफ नेगेटिव, या सेकंड हाफ पॉजिटिव फर्स्ट हाफ नेगेटिव। मतलब यह है कि एसी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म आते हैं, डीसी में कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बेसिक चीज डीसी की यही है। सेकेंड ट्रिप में यह कहा जाता है कि साइकिल डीसी में नहीं बननी चाहिए, बन जाएगी तो वो अच्छी डीसी नहीं कहलाएगी। लेकिन बेसिक डीसी क्या है, डीसी में कोई भी पार्ट नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। एसी में क्या है, नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर मुंह पे लगा रहता है चूड़ी जैसा, अभी बताया था, ऐसे अंदर कॉइल गई है। ठीक है, ऐसे मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कम्यूटेटर यहां लगा दिया तुमने। ठीक है, जब वो ऐसे होगा तो प्लस हाफ, ऐसे हुआ प्लस हाफ, और ऐसे घूमेगा जब तो माइनस हाफ होता। लेकिन क्या है, उसके मुंह पे कम्यूटेटर लगा है, कॉइल की घूमने के साथ साथ कम्यूटेटर भी घूम जाता है, तो उल्टे का उल्टा क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। कोई चीज उल्टी हुई फिर और उल्टी हो गई तो सीधी नहीं हो जाएगी। तो इसी वजह से जो माइनस हाफ है वो आपका किस में आ जाता है, ऊपर आ जाता है,
ड्यू टू कम्यूटेटर, ये। और आपका जो नेक्स्ट डायग्राम बनता है वो बनता है इस प्रकार का, सब प्लस में। डीसी की बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। बेसिक रिक्वायरमेंट यही थी ना कि कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डीसी साइक्लिक फॉर्म में है, मतलब इसके साइकिल बन रहे हैं, जबकि डीसी की साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो डीसी का बेसिक रूल है कि इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इसीलिए हम इसको डीसी तो कहते हैं बट प्योर डीसी नहीं कहते, पल्सेटिंग डीसी कहते हैं, क्योंकि पल्स के फॉर्म में है। पल्स, एक पल्स, दो पल्स, तीन पल्स, पल्स बोले तो साइकिल। यहां पे देखा जाए तो इस डायग्राम में कितने पल्स है, तो 3 पल्स है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि कम्यूटेटर के हेल्प से हम क्या निकालते हैं, पल्सेटिंग डीसी। कम्यूटेटर की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। पोल शू का क्या काम होता है, क्यों शू ऐसे फैला रहता है, पोल है, शू ऐसे फैला दोगे तो उससे क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स होता है वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म हो जाता है, चारों तरफ बराबर बढ़ता है। ऐसे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स जो होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है अगर पोल में शू ना बनाते, यानी इस तरह सिंक जैसे ना बनाते तो। इसीलिए देखो यहाँ फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो रहा है। ये जो हल्की हल्की स्पेस बच रही है ना उसकी वजह से दिक्कत नहीं आ रही है, जो 2 पोल के शू के बीच में जो स्पेस है। अगर पोल चुना होता तो थोड़ी प्रॉब्लम होती, मतलब एक तरफ फ्लक्स कहीं ज्यादा हो जाता है, एक तरफ कहीं कम हो जाता है, तो वैल्यू भी उसी हिसाब से बदलती रहती। तो हमको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स चाहिए, इसलिए हम लोग पोल शू का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग ये बात बताना भूल जाते हैं कि वाई शुड वी यूज पोल शू। वो ये बता देते हैं पोल का मतलब क्या है, ये बता देते हैं कम्यूटेटर क्या होता है, सब कुछ बता देते हैं, पोल शू नहीं बता पाते। पोल तो बता देते, पोल शू नहीं बता पाते, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पूरे मशीन के जो डायग्राम में हमें क्या क्या चीजें पता चली, इसको हम मिटाते हैं जरा, क्या क्या होता है इसमें, एक बार जरा रिवाइज हो जाएगा अच्छे तरह से कि हमने किस किस चीजों के बारे में आज कंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया। इसमें क्या क्या होता है, पॉइंट 1 फील्ड सिस्टम, उसको नीचे लिखते हैं थोड़ा, आई थिंक ज्यादा ही ऊपर हो गया है। ये होता है पॉइंट 1 फील्ड सिस्टम। फील्ड सिस्टम में स्टेटर वगैरह आते हैं, मतलब ठीक है। फिर है पोल, फिर है पोल शू, ठीक है। ये उसके बाद आ गया आपका आर्मेचर या रोटर, ठीक है। ये स्टेटर की वाइंडिंग वगैरह सब फील्ड सिस्टम में आ जाता है, ठीक है ना। आर्मेचर वाइंडिंग, हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद आता है छठे नंबर पे आता है क्या, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कम्यूटेटर की, जो कर चुके हैं। कम्यूटेटर, this is working as a rectifier because it converts AC to pulsating DC। इसीलिए, और ये काम कैसे होता है, मैकेनिकली होता है, इसीलिए इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। सो द कम्यूटेटर इज ऑल्सो नोन एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो इस चीज को यहां लिख लो, और मैकेनिकल रेक्टिफायर, कम्यूटेटर इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल रेक्टिफायर। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी, ठीक है। कम्यूटेटर हो गया। कम्यूटेटर के बाद क्या आता है, 7वें नंबर पे ब्रशेस। ब्रश, ये ब्रश किस चीज के होते हैं, ये ब्रश कार्बन के होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर मान लो जैसे एक शैफ्ट है, ये इसी के ऊपर रोटर माउंट है, इसी के ऊपर स्टेटर है, ये शैफ्ट है, और डायग्राम हम आपको ऐसे दिखाते हैं इस तरह से, ये 2D फिगर है डायग्राम का, ठीक है। शैफ्ट में अगर ऐसे गोल गोल घूम रहा है और तुमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए 2 ब्रश लगा रखे हैं जो कि किसी स्टील के हों, तो क्या होगा, गोल गोल घूमता रहेगा ये, तो उसको खुरचना शुरू कर देंगे। कुछ टाइम बाद क्या होगा, कटते 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 शैफ्ट कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए कार्बन का यूज करते हैं। एक तो ये सॉफ्ट मटेरियल है, दूसरा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है। तो हम ब्रश किसका यूज करते हैं, कार्बन का।
तो हम इसमें यूज करते हैं ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, बिकॉज कार्बन इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल एज वेल एज सॉफ्ट मटेरियल, जिससे कि हमारे शाफ्ट को नुकसान नहीं होता। ठीक है, कम्यूटेटर की बात हो गई। और फिर लास्ट में बचता है शाफ्ट, जिसके ऊपर सारी कथा भारती रखी हुई है। शाफ्ट ही के ऊपर सब कुछ है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर 2। ठीक है, बनाने वाले इंजीनियर को ये नहीं पता होता, मैकेनिक को, इंजीनियर को जो कह लो, कि वो बना क्या रहा है, जनरेटर बना रहा है, मोटर बना रहा है। अगर ये जनरेटर है तो इनपुट आउटपुट तुम्हारा रोटर के थ्रू निकलेगा। रोटर के थ्रू क्या मतलब? आपके कार्बन ब्रशेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकलेगा। अगर ये मोटर है तो इसी कार्बन ब्रशेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल इनपुट जाएगा और मैकेनिकल आउटपुट निकलेगा, यानी ये घूमेगा। बात समझ में आ रही है? हमारा मैकेनिकल घूम रहा है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होकर रोटर के बाहर जो कार्बन ब्रशेस लगे हैं, जो कम्यूटेटर के साथ चिपके हैं, उनके थ्रू ये हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है आउटपुट में, यानी हम रोटर के थ्रू आउटपुट लेते हैं। और जब हम मोटर की तरह काम लेते हैं तो इसी रोटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। मैकेनिकल आउटपुट मतलब आपका मशीन घूमने लगती है। अब उस घूमने का आप कहीं भी यूज करो, जिस भी फॉर्म में, वो आपकी मोटर है। कोई डाउट तो नहीं इस पूरी कहानी के अंदर? तो दिस इज द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ डीसी मशीन, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए आप जो भी देखिए। ठीक है, इस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए और हमारा वीडियो ध्यान से देखने के लिए मैं विकास कुमार सिंह आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।